कल 14 ऐसे डिसीजंस लिए गए जहां से टीएमसी का इकोसिस्टम तो कचरे में जाएगा जाएगा बट वेस्ट बंगाल का कहीं ना कहीं हालत सुधरने के ऊपर काफी एक बड़ा काम हमको होता हुआ दिखता है। क्या है ये डिसीजन इसके ऊपर बात करेंगे बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से रिपीटेड क्रैकडाउन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक-एक करके चीजें तोड़ी जा रही हैं। वेल दैट इज एप्रिशिएबल बट उससे ये भी दिखता है कि जब आप एक जगह एक स्टेट के अंदर एक 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 इंटीग्रल पार्ट भारत के अंदर जब किसी को एक खुली छूट मिल जाती है, वो कितना कुछ बर्बाद कर सकता है आपके लिए। एंड दिस इज समथिंग एज़ अ लेसन हमको ये देखना चाहिए कि भई जब हम पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर मी करके बोलते हैं, उससे फिर होता क्या है और उसका उसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे, आपके अपने रहन-सहन पे और आपकी सोसाइटी के ऊपर, उसका बड़ा क्लियर एक एग्ज़ाम्पल है। बात करते हैं प्रतिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, जय हिंद, जय भारत। देखिए, बहुत सारे डिसीजंस अभी लेना है, बट इनिशियल जो फर्स्ट 48 आवर्स में एज पर रिपोर्ट्स कलेक्टिवली जो 14 डिसीजंस लिया गया, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली है। और उसका एक एक इट शोज, इट इंडिकेट्स हाउ द फ्यूचर विल बी। तो एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो 14 डिसीजंस लिया गया है, उसमें अगर हम एक के बाद एक जाए तो फर्स्ट डिसीजन है कि एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट प्रेयर्स जो होते हैं ना, पब्लिक प्रेयर्स या फिर जो रिलीजियस प्रेयर्स है, स्ट्रीट्स में जो अलाउ किया गया था, वो अलाउड नहीं होगा। सो देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन फॉर प्रेयर्स। खास करके रेड रोड है, वो एक आर्टेरियल रोड है, वेरी क्रिटिकल है, वेरी नियर टू द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स। वहां पे होता था, क्वाइट ऑफन होता था। तो वो सारे स्ट्रीट में प्रेयर्स, आपको अपने रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है, जगह है, वहां पे जाकर प्रेयर कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन रोड ब्लॉक करके प्रेयर्स नहीं होगा। somebody then can ask कि भाई दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा में स्ट्रीट को ब्लॉक करके पंडाल नहीं होता है। दुर्गा पूजा में स्ट्रीट्स के बाहर बगल में होता है। स्ट्रीट्स, कलकत्ता पुलिस अगर आप या फिर वेस्ट बंगाल देखे, स्ट्रीट्स को बंद करना अलाउड नहीं है, इवन इन दुर्गा पूजा। सो कंपैरिजन नहीं आता है। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। दूसरी चीज है, दूसरी नहीं है, एज पार्ट ऑफ दिस लाउड स्पीकर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है। और लाउड स्पीकर का रेस्ट्रिक्शंस आर एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। जो रिलीजियस प्रेयर्स की जो लाउड स्पीकर्स में यूज होता है, वो लाउड स्पीकर में रेस्ट्रिक्शंस आएगा। एंड इन एडिशन टू दैट, एज पर रिपोर्ट, स्टोन पेल्टिंग के ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग होता है, so there will be action that will be taken. सेकेंड क्रिटिकल डिसीजन है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था, 2021 से 2023 तक जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, वो खास करके 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस आफ्टर द विधानसभा इलेक्शन, और 2023 में पंचायत इलेक्शन में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसका वो सारे केसेस का रीओपनिंग होने वाला है। और मैंने पहले भी कहा है कि पोस्ट पोल वायलेंस जो 2021 में हुआ था बंगाल में विधानसभा इलेक्शन के बाद, जहां पे टीएमसी गॉट मोर देन 215 सीट्स, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसके बाद जो परसिक्यूशन होता है ना, वैसे लिटरली जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था कश्मीर में, लिटरली उस टाइप का परसिक्यूशन शुरू हुआ था अगेंस्ट वोटर्स ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो हुआ था वो पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे केसेस खुले, बहुत सारे हंड्रेड, जैसे मैंने आपको कहा था, हंड्रेड्स ऑफ गैंगरेप्स के इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे मर्डर्स के इंसिडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों के तादाद में शायद अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ा। लॉट ऑफ पीपल वेंट टू असम, लॉट ऑफ पीपल वेंट टू बिहार। दैट इज वन। फिर उसके बाद 2023 का जो पंचायत इलेक्शन में यहाँ पे जिस लेवल का वायलेंस होता है, मतलब 40-50 लाश गिरना आम बात है, ये होना नहीं चाहिए।
तो उस वो जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसके खिलाफ केसेस ओपन होगा एंड टू टेक देम टू द लॉजिकल कंक्लूजन. सो दीज आर डिसीजन 1 एंड डिसीजन 2. फिर उसके बाद डिसीजन 3 है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो जो रिकॉर्डेड डेटा है, एज पर दैट 321 बीजेपी कार्यकर्ता वर किल्ड. पॉलिटिकल किलिंग है. एंड ताज्जुब की बात है, हर जगह पे आप देखेंगे बोला जाता है कि नो दे कमिटेड सुसाइड. भाई सुसाइड मतलब गांव में, दूर दराज के गांव में ऐसे ही पेड़ पे लटक के लोग मर जाते हैं. यू कांट हैव 320 हैंगिंग बाय रोप ऑन ट्रीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन वन स्टेट. ये नहीं हो सकता ना. तो ब्रूटल किलिंग तो एक बात है, दूसरी चीज है मार के पेड़ के साथ लटका देना. पॉलिटिकल वायलेंस इस तरह का जो है वो, उसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है. और वो जो 15 साल में 321 जो मारे गए थे, उसके खिलाफ कुछ एक्शन कभी नहीं हुआ. देयर इज नॉट अ सिंगल केस. एंड वेस्ट बंगाल पुलिस शुड बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि पार्टी चेंज हो गया तो वेस्ट बंगाल पुलिस आज दूध का दूल्हा हो गया. दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड टू ऑल द टॉप आईपीएस ऑफिसर्स. इस देश में जो आईपीएस और आईएएस की इतनी रिस्पेक्ट है, इतना उनके ऊपर एक हाइप है, व्हाट हैव दे डन? कितने सारे चार्जशीट्स हुए, कितना केसेस हुआ, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन दे ट्राई टू डू? ये कहना कि हम क्या करें, हम तो सिर्फ ऑर्डर मानते हैं, तो ऑर्डर तो पियोन भी मानता है. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? वी हैव द हाईएस्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स. अनफॉर्चुनेटली इन वेस्ट बंगाल इज अ क्लासिक केस पिछले 10 साल में जो देखा गया. एंड आई एम सेइंग इज एज अ वेरी ऑर्डिनरी सिटीजन, वी हैव विटनेस्ड दैट. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वायलेंस है, आप उसके इन्वेस्टिगेशन कीजिए. आप बीजेपी भी किसी को अगर बंगाल में कोई किसी के ऊपर कुछ किया, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा. लेकिन ये जो 321 डेथ हुई है, अगर सीपीएम के खिलाफ भी हुआ है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. बट मैं बोल रहा हूं, टॉप आईपीएस ऑफिसर्स जो डीजीपी, एडीजीपी रैंक पे है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, सीआईडी के जो एडीजीपी, व्हाट हैव दे डन? आप व्हाट, एक भी केस आपके लॉजिकल कंक्लूजन में गया है? आई वुड लव टू नो. सो ये, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम वेरी हैप्पी. लॉट ऑफ पीपल मैं डिसएग्री. मैं बहुत खुश हूं इस बार जो साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस तोड़ा गया है. आपकी नाराजगी है फ्रॉम ए टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो हार गया, दैट्स अनदर वन थिंग. लेकिन वो किलिंग्स जो होता है, अब द ग्रास रूट वर्कर ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता. सो दैट इज डिसीजन नंबर 3. जैसे मैंने कहा कि पब्लिक प्रेयर्स, सेकंड इज रीओपनिंग ऑफ द पोस्टपोल वायलेंस की इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज ensuring justice for BJP workers जो primarily were killed by TMC henchmen. Fourth is communal violences जो इतने सारे हुए हैं. There have been lot of incidents of riots नहीं, communal violence. Riots दो तरफ का होता है. आप देखेंगे पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे communal violence हुआ है जो literally one sided था. तो वो communal violences की investigation होना जरूरी है. काफी टाइम पे एनआईए को इन्वेस्टिगेशन की दिया गया था, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि कितना स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज या एजेंसीज कोऑपरेट कर रहा था. तो कम्युनल वायलेंस के खिलाफ नॉन वायलेंट, नॉन अवेलेबल केसेस होगा, दैट हैज बीन मेंशन्ड एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन. फिर उसके बाद क्रैकडाउन ऑन कैटल स्मगलिंग. कैटल स्मगलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन एज पर रिपोर्ट्स ये आ रहा है. और कैटल स्मगलिंग के ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेट ये एक्शन हो रहा है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, कैटल स्मगलिंग का जो पैसा आता है ना, दैट गेट्स इनटू द पैरेलल इकोनॉमी. वो फॉर्मल इकोनॉमी में तो आता नहीं. वो स्मगलिंग सिंडिकेट का जो पैसा है, उसके साथ फेक करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो इट्स ए होल नेक्सस. ठीक है. कैटल स्मगलिंग में लेट्स नॉट प्रिज्यूम कि एक ही कम्युनिटी इन्वॉल्व है, वो नहीं है. बहुत सारी इस तरफ के हिंदू भी इन्वॉल्व होते हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. हिंदू भी इन्वॉल्व होते हैं. तो सारे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. और कैटल स्मगलिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत टाइम जो कैटल स्मगल किया जाता है वो चुराए हुए गाय होता है, चुराया हुआ.
ना अब देखिए किसी गांव से किसी गरीब किसान के अगर आप गाय या बैल चुरा लेते हैं, उसका कीमत होता है 70-80 हजार, वो तो बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसको पैसा तो नहीं मिलता ना, सरकार कहां से मुआवजा देता है। सो इट हैज अ ह्यूज इकोनॉमिक टोल जिनका गाय चुराया जाता है। अगेन आई एम सेइंग, जिनके गाय चुराए जाते हैं वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। बट अगर मान लीजिए बांग्लादेश को, अगर भाई वो बांग्लादेश बोले, इसमें भी अगेन लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चंस आ जाएगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट आई एम सेइंग अगर बांग्लादेश को मीट चाहिए इंडिया से, ठीक है, सो दे कैन टेक इट थ्रू द फॉर्मल रूट्स, वो फॉर्मल रूट से नहीं लेते हैं, बिकॉज देन यू हैव टू पे द टैक्स एंड कस्टम्स एंड ऑल दैट, वो नहीं लेते। बांग्लादेश हैज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनकरेज दिस इनफॉर्मल या फिर स्मगलिंग, ये स्मगलिंग विदाउट बांग्लादेश सपोर्ट और द सपोर्ट ऑफ द बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स है, विदाउट देयर सपोर्ट आप नहीं कर सकते। सो इसको तोड़ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ एक्शंस होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्लॉटर हाउस बंद हो रहा है, वो सब वो अलग चीज होता है। जो लाइसेंस स्लॉटर हाउस है वो रहेगा, बट कैटल स्मगलिंग इज समथिंग, उसके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। इलीगल माइनिंग एंड जो क्राइम्स, ये सिंडिकेट राज, जैसे मैंने हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, सिंडिकेट राज के ऊपर एक कड़ी एक्शन लिया जा रहा है। इलीगल माइनिंग यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में है। इलीगल माइनिंग इज लिटरली अबाउट द कोल स्मगलिंग और सैंड स्मगलिंग, ये ज्यादातर बांग्लादेश में जाते हैं। अगेन बांग्लादेश फॉर्मली थ्रू द फॉर्मल रूट्स इंडिया से कोल ले सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट जो इलीगली एक्सप्लोर होता है ना, उसका एक अलग एक इम्पैक्ट होता है। इलीगल माइनिंग ऑफ कोल से क्या होता है, उससे लैंडस्लाइड्स आ जाता है बहुत जगह पे। दे डोंट एक्चुअली साइंटिफिकली माइन द एरियाज, वो इनडिस्क्रिमिनेटली माइन करता रहता है, पूरा जगह बैठ जाता है। ये हुआ है बहुत जगह पे, लैंड्स वो द एंटायर प्लेस यू नो गेट्स, तो क्या कहते हैं इसको, देयर इज अ वर्ड, सबसाइड कर जाता है, द लैंड गेट सबसाइडेड, द होल रीजन गेट सबसाइडेड। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप मानिए कि आपने एक मेहनत करके पैसा खर्च करके आपने एक घर बनाया, और कहीं पे कोल स्मगलिंग कोल माइनिंग इलीगल होते होते आपके घर के नीचे का पूरा सब कुछ उठा लिया, तो दैट होल थिंग विल सबसाइड। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है। और सिंडिकेट राज, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको मिलेगा कि हर नाके में पैसा लेना ये बंद हो गया है, और वो अच्छी बात है। एक और जो डिसीजन नंबर 7 है वो ये है कि बीएसएफ को 45 डेज में लैंड मिल जाएगा फेंसिंग के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन सिर्फ ये भी इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि बहुत जगह ऐसा है जो बॉर्डर्स में वो रिवराइन बॉर्डर्स है, मतलब नदी है, द रिवर इज अ बॉर्डर। सो वहां पे फेंसिंग नहीं होगा, बट वहां पे ऑल्टरनेट स्मार्ट सर्वेलेंस के मैकेनिज्म है जो बीएसएफ काफी टाइम से इंप्लीमेंट कर रहा है। मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जो इसके ऊपर करना चाहिए वो है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदलना। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में प्रॉब्लम है। जो जो वहां से आ रहा है इनफिल्ट्रेटर या इनक्रोचर, हाउ डू डील विद दैट। वहां पे ये सारे अभी तो कम है, लेकिन पहले ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इनको आने दो, जैसे यूरोप में चल रहा है ना, सारे अपने बॉर्डर्स खोल दिया है। तो वो डेमोग्राफिक चेंज तो इस वजह से हुआ है। सो अभी तो काफी स्ट्रिक्टनेस आया है, बट मुझे लगता है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो बीएसएफ का है टुवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर, इट शुड बी एट पार विद पाकिस्तान बॉर्डर। आपके बहुत सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, आप जो ऑफिशियली आना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम टू कम, ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत लोग आते हैं, बिजनेस करने फॉर्मली भी बहुत लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से जो भी इंडिया आता है वो इलीगली आता है। बहुत लोग फॉर्मली आता है, लीगली आता है, ट्रीटमेंट्स करता है, चला जाता है। बहुत लोग बिजनेस के लिए आते हैं, करते हैं बिजनेस, चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ कोई बोल रहा है कि सब कुछ सील कर दो, किसी को आने मत दो, नहीं ऐसा नहीं। बट फॉर्मल जो रूट है, चेक पोस्ट है, आप वहां से प्लीज आइए। बट जो इलीगल रूट है उसको बंद करने के लिए बॉर्डर फेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन लॉट ऑफ पीपल बंगाल में जिनको सिक्योरिटी कवर्स था ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, उनकी सिक्योरिटी हटाया जा रहा है। ऐसे इसमें नाम पहले भी आया था, अभी नहीं, अब तो उनको सिक्योरिटी शायद नहीं मिल रहा है। जैसे संदेश खाली में शेख शाहजहां जैसे लोगों को सिक्योरिटी दिया जाता, ये जो जहांगीर खान है, जो वो पुष्पा पुष्पा बोल रहा था, उसका सिक्योरिटी है। एंड मेनी ऑफ देम हैव
क्रिमिनल केसेस है, जो भी है। सो ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि जितने सारे ऐसे लोग हैं उनकी सिक्योरिटी कवर उठाया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी का भी जो जेड प्लस सिक्योरिटी कैटेगरी था उसको हटाया दिया जा रहा है, एंड उनका जो एक नॉर्मल जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी है वो दिया जा रहा है। बाकी दूसरे भी और भी जो मिनिस्टर्स थे, एज पर जो थ्रेट परसेप्शन उनका सिक्योरिटी दिया जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं कि पार्टी बदल गया तो सारे जो पिछले जो लोग थे उनके सबके सिक्योरिटी हटा दो, ये विंडिक्टिव नहीं होता है। जैसे अभी भी ममता बनर्जी इज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सो एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उनको जो सिक्योरिटी वो डिजर्व करता है एज पर रूल्स उनको वो मिलेगा। आई थिंक शी विल स्टिल बी इन द जेड कैटेगरी। अभिषेक बैनर्जी का भी वो सिक्योरिटी किस कैटेगरी में होगा मुझे इतना पता नहीं है, बट स्केल डाउन तो हो रहा है, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस वो दिख रहा है। सो जो एक्स्ट्रावेगेंट सिक्योरिटी था वो धीरे धीरे हट रहा है। बहुत सारे लोगों को जो पिछले सरकार ने एलोकेट किया था वो जा रहा है। फिर बीएनएस वाला इंप्लीमेंटेशन जो है, भारतीय न्याय संहिता जो नए कानून आया है उसका इंप्लीमेंटेशन को हरी झंडी दिखाई गई है कि सारे जो नए कानून है वो इंप्लीमेंट होगा क्रिमिनल कोड में। सो इट विल रिप्लेस द आईपीसी। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज है जहां पे ये होता है हर जगह पे ही कि जो भी सरकार होता है वो अपने चाहिए मनपसंद लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज में अपॉइंट करके रखता है। बहुत सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के फेवरेट थे उनको रिटायरमेंट के बाद भी, सुपर एनुएशन के बाद भी, दे वर री इंडक्टेड इन सम ऑफ द अदर पोजीशंस। सो उसके ऊपर दे हैव बीन टोल्ड टू लीव। बहुत सारे ऐसे हैं, नाम आता है एज पर अगेन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, आलापोन बैनर्जी, मनोज पंत, ये रिटायर्ड हो चुके थे, तो वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, दे वर री इंडक्टेड। इनको बोला जा गया है कि तुम लोग, एंड मेनी ऑफ देम हैव रिजाइन बाय नाउ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड उनको जब जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन रात या अगले दिन एक लेटर आया था कि उनको कोई फाइल का एक्सेस नहीं मिलेगा। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव रिजाइन। बहुत सारे ये जो यहाँ के बुद्धिजीवी है ना, जो एक तो ये बुद्धिजीवी और भद्रलोक शब्द से ही मेरे को नाराजगी है। ये बंगाली के एक सेगमेंट होता है खास करके कैलकाटा के, साउथ कैलकाटा के, अपने आप को भद्रलोक बोलते हैं। भाई भद्रलोक सब होते हैं, जेंटलमैन इज अ भद्रलोक। तो ऐसा नहीं होता कि बंगाल के एक सेगमेंट है वही भद्रलोक है, तो हम लोग क्या अभद्र है क्या? तो एक वो है, और बुद्धिजीवी जो है, बुद्धिजीवी मतलब अपने आप को इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल सब होता है। जो जीव के पास बुद्धि है वो बुद्धिजीवी है। और लेकिन हमारे यहाँ पे जो बुद्धिजीवी वाला तकमा है ना जिनको दिया जाता है, वो आजकल तो बुद्धिजीवी एक गाली बन गया है बेसिकली। तो बुद्धिजीवी जो है बुद्धि से सब काम करता है। एक चूहा का भी बुद्धि होता है, कीड़े मकोड़े सबका बुद्धि है, वो सारे बुद्धिजीवी है। तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी एक इंटेलेक्चुअल, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल से, इनको सबको एक इकोसिस्टम बना कर रखा था, सारे चुप रहते थे। हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है फिल्म फ्रेटर्निटी में, वो सब चीजों के ऊपर बात करता है लेकिन बंगाल के बारे में बात नहीं करता। सबको कहीं ना कहीं बिठा के रखा गया था। तो इन सबको बोल रहा है कि भाई गुड बाय, थैंक यू, अपनी बुद्धिजीवी अपने पीछे रख दो, जाओ। सो और जितने सारे वो सारे हैं इनको बोला जा रहा है कि यू हैव टू लीव। सो दैट इज वन। अब डिसीजन नंबर 12 है, आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स हैव बीन क्लियर फॉर सेंट्रल ट्रेनिंग। ये एक रूटीन चीज होता है, बट जहां पे सेंटर स्टेट के एक बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेटली बंगाल में पिछले 10-15 साल में, और ये कम्युनिस्ट के टाइम भी था, ये एक परसेप्शन है कि सेंटर इज, दिल्ली इज अगेंस्ट बंगाल। अरे नहीं है भाई, दिल्ली इज नॉट अगेंस्ट बंगाल। तो ये करके सेंट्रल ट्रेनिंग के ऊपर भी भाई कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया होता तो हुआ होगा। तो ये अभी इसको हटाया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, बाकी जितने सारे हैं, बहुत भी जहां पे भी कोई डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में अपग्रेडेशन होता है, एंड आई थिंक द आईपीएस आईएएस या दूसरे सिविल सर्वेंट्स दे आर एक्चुअली सेंट फॉर दोस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये फिर से शुरू होगा एंड इट इज अ हेल्दी थिंग। एक और भी है छोटा मोटा, मतलब लेट मी से कि वो एज लिमिट बढ़ाया गया फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब 40 से 45, पता नहीं कितना बढ़ाया, ये हर कोई आता है बढ़ाता रहता है कि up till 45 years you can apply for jobs। ठीक है, maybe there are reasons for which it is being done, so it has been welcomed by a lot of people। अच्छा, सेंसस वाला इशू एक है। सेंसस में इट्स अगेन अ रूटीन थिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस शुरू हुआ है, इसको एक हरी झंडी दी गई थी कि सेंसस शुरू होगा। हो सकता है पिछले सरकार के टाइम ये इट वाज नॉट बीइंग टेकन फॉरवर्ड। So these are the 14 decisions, but a lot of other decisions are to be taken। एक important decision मैं बता रहा हूँ, इंडिया में, बंगाल में अभी भी अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक पर्टिकुलर अमाउंट के ज्यादा यू कैन नॉट
एक्वायर लैंड, तो उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। ये कम्युनिस्ट का टाइम था, पहले वो सोशलिस्ट एरा के टाइम था, जैसे रेंट एक्ट था एक पहले का। रेंट एक्ट में क्या होता था, ये अभी भी है, यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा, मतलब 1950s में किसी ने कोई घर लिया होगा 10 रुपए में, ठीक है, अभी भी 10 रुपए में देता है आपको। डू यू बिलीव, कैन यू बिलीव इट? एंड यू कैन नॉट, वो घर का मालिक जो है ना, वो ही कैन नॉट रिक्लेम। ये रेंट वाला रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ना, बहुत जगह पे हटाया गया है। इसीलिए आजकल क्या होता है, कहीं पे भी आप घर लेते हो भाड़े में, तो वो 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, इज बिकॉज ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो बंगाल में अभी भी रेंट कंट्रोल वाला चैलेंज है, इसको हटाना चाहिए। मैं आई नो पीपल जिनके आलीशान फ्लैट्स है कलकत्ता में, ओल्ड कलकत्ता में, कहीं ना कहीं एक मकान लेके रखे, उनके दादा परदादा ने दिया होगा, उस टाइम 10 रुपए देता था, अभी भी 10 रुपए देता है। लिटरली इट हैज बिकम हिज। और घर का मालिक जो है ना, ओरिजिनल मालिक या उनका फैमिली सुबह से शाम तक प्रे करता है भाई ये घर गिर जाए। अगर गिर जाए तो वो फिर लैंड उसका हो जाएगा, मालिक का, तो फिर ही कैन बिल्ड समथिंग। एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था कि 1 लाख 20,000 पुलिसमैन फॉर 10 करोड़ पॉपुलेशन, it's not possible. You need to professionally train them. You need to have at least 3 to 4 lakh policemen. You cannot have it in one day. बट अगर आप यूपी का सिचुएशन देखें, जहां पे 50% के ऊपर शॉर्टेज था पुलिस पर्सनल का, 1,80,000 था, 1,80,000 जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे। नाउ इट हैज ऑलमोस्ट रीच 4 lakhs, ऑलमोस्ट रीच 4 lakhs, विच इज अ कमेंडेबल। सो ये पॉसिबल है अगर आप चाहते हैं। एंड आई थिंक वेस्ट बंगाल में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट कंट्रोल एक्ट के ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस जो भी अभी थोड़ा बहुत है वो हटाना चाहिए। वी हैव टू हैव अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक नॉर्थ साउथ डिवाइड विद इन बंगाल है, यू विल नॉट बिलीव। एक तो इंडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड है, बट बंगाल का जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो जेन्युइन है। बाकी नॉर्थ साउथ डिवाइड इंडिया का वो तो फालतू चीज है। बंगाल का नॉर्थ साउथ डिवाइड है। बंगाल डेवलपमेंट हैज ऑलवेज बीन साउथ सेंट्रिक, वो कैलकाटा सेंट्रिक। तो नाउ एक डिसीजन लिया गया, इसके ऊपर फॉर्मली कोई इस 14 में नहीं है कि नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी या ये जगह जो जितने सारे हैं, दे हैव टू बी डेवलप, उनके बहुत पोटेंशियल है। सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आइडियली शुड गो टू दिस प्लेसेस rather than all investments coming in Calcutta. So these are decisions. सिंगूर एक जगह है जो जो जिसके बलबूते ममता बनर्जी की राइज हुई। सो आई थिंक दैट 1000 एकड़ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है, शायद वो डिफेंस का ही कुछ फैसिलिटी वहां पे किया जाएगा। इट इज नीडेड, क्योंकि वहां पे अब खेती नहीं हो सकता। एक और डिसीजन लिया गया कल जो इसमें नहीं है, इंटर स्टेट का जो ट्रेड था ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था बंगाल में, उसको हटाया गया है, क्योंकि बंगाल में बम्पर खेती होती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखते हो कि नहीं ये स्टेट में नहीं बेच सकते, उसमें स्टेट में नहीं बेच सकते, प्राइस इतना क्रैश हो जाता है कि फिर आपके कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कम है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो पोटैटो फार्मर्स है उनको मिलेगा। इंटरस्टेट ट्रेड, जो स्टेट इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कल हटाया गया। दीज आर द मोटा मोटा फॉर्मूला। अभी तो बजट आने वाला है, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हेन द बजट कम्स। फिर बुलडोजर एक्शन भी कहीं कहीं जगह शुरू हो गया है। बैक टू यू। Thanks, bhai, for that. I think good decisions. काफी कुछ बचा है अभी करने को, but a good start. I think they've hit the ground running, and जो crisis points थे उनको address पहले करना is always a good way to get the ball rolling. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. Thank you for that. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and of course support the channel, join our groups, and we shall see you back for another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.